हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम की विशेषताओं के बारे में बात किया था, साथ ही साथ एनिमल किंगडम के वर्गीकरण के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा संघ के बारे में। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो हमने एनिमल किंगडम का वर्गीकरण देखा था, जंतु जगत का वर्गीकरण देखा था, उसको मैं बता देता हूँ एक बार, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाए। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं एनिमल किंगडम को, जिसको कि हिंदी में जंतु जगत कहा जाता है और या एनिमिलिया कहा जाता है। ये है आपका जंतु जगत। जंतु जगत, इस जंतु जगत की अगर हम बात करें, इसको एनिमिलिया भी कहा जाता है। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये एक किंगडम है। क्या है ये? किंगडम है। याद रखिएगा, किंगडम है, या इसको हिंदी में जगत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जगत, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। ये एनिमिलिया किंगडम। किंगडम सब डिवाइडेड होता है, जिसको कि संघ कहते हैं, या अंग्रेजी में उसी को फाइलम कहते हैं। एनिमल किंगडम को जब आप सब डिवाइड कीजिएगा संघों में, तो सबसे पहला आता है आपका पॉरीफेरा संघ। क्या आता है? पॉरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के बाद आपका आता है सिलिंड्रेटा संघ, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं। दूसरा नंबर आपका है नाइडेरिया संघ, नाइडेरिया फाइलम। तीसरा आता है आपका प्लेटीहेलमिन्थीज। चौथा आता है आपका एक्सहेलमिन्थीज। पांचवा आता है आपका एनेलिडा संघ। छठा आता है आपका ऑर्थोपोडा। सातवां आता है मोलास्का। आठवां आता है इकाइनोडर्मेटा। नवा आता है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसको नोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। 10वां आता है कॉर्डेटा। ये 10 संघ हैं एनिमल किंगडम के। इन 10 संघ के बारे में हम लोगों को एक एक करके एक एक वीडियो में देखना है, ताकि हम इसको डिटेल में समझ सके। तो अब हम बात करते हैं संघ को जब डिवाइड करते हैं, संघों को समझने के लिए जब डिवाइड करते हैं, तो वो कहलाता है आपका उपसंघ या सब फाइलम कहलाता है। तो देखिएगा लास्ट में कॉर्डेटा जो उपसंघ है, कॉर्डेटा संघ का उपसंघ, उपसंघ जो है वो कौन सा है? आपका वर्टिब्रेटा है। क्या है आपका? वर्टिब्रेटा उपसंघ है। वर्टिब्रेटा उपसंघ के बाद अगर आप उपसंघों को डिवाइड कीजिएगा, तो इसी को कहते हैं वर्ग, जिसको हिंदी में कहते हैं क्लास, इंग्लिश में कहते हैं क्लास। तो जो आपका वर्टिब्रेटा उपसंघ है, उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। इसके 5 क्लासेस हैं। स्पीसीज पहला क्लास, दूसरा एम्फीबिया वर्ग, तीसरा रेप्टिलिया वर्ग, चौथा एविज वर्ग, पांचवा मैमेलिया वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉरीफेरा संघ के बारे में। पॉरीफेरा जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पोर्स वाला जीव, इसीलिए पॉरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं, इसी को कहा जाता है छिद्र युक्त जीव या छिद्र युक्त जंतु। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? छिद्र युक्त जीव या छिद्र युक्त जंतु भी कह सकते हैं। तो कहता है पॉरीफेरा संघ का जो अर्थ है वो है छिद्र युक्त प्राणी, जो कि शब्द पोरीफेरा से बना है, पोर से बना है। किससे बना है? पोर्स, जिसका अर्थ होता है छिद्र। जिसका अर्थ क्या होता है? छिद्र। पोर्स का अर्थ क्या होता है? छिद्र। याद रखिएगा, इसी पोर्स से बना है आपका पोरीफेरा संघ। तो पोरीफेरा संघ का जो जीव होता है वो कैसा होता है? छिद्रयुक्त प्राणी होता है। कहता है ये सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, साथ में बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब देखिएगा यहां पर सिंपल है, बहुकोशिकीय है, और पोरीफेरा संघ का जो जीव होता है सबसे क्या कह सकते हैं? इनिशियल जीव है, इनिशियल एनिमल है। इनिशियल एनिमल कहने का मेरा तात्पर्य यहां पर यह है, कहने का मतलब यह है कि सबसे प्रारंभिक जीव है। मतलब जीवों की शुरुआत जो है, जो हम बंटवारा करते हैं, जो हम शुरुआत देखते हैं, जो विशेषताएं होनी चाहिए जंतु जगत की, उन विशेषताओं में सबसे निम्न कोटि का जीव है।
इसीलिए मैंने इसको सबसे इनिशियल कहा, सबसे प्रारंभिक जीव या प्राणी कहा। तो ये छिद्रयुक्त प्राणी होते हैं। इनका शरीर जो है वो छिद्रों से भरा होता है, जिसमें दो तरह के मेन छिद्र होते हैं। एक आपका ऑस्ट्रिया होता है, दूसरा आपका जो है ऑस्ट्रिया के साथ जो है आपका दूसरा भी छिद्र होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे चल के। तो क्या कहता है, छिद्र से भरे होते हैं जो जल संचार और खाद्य कणों को छानने में मदद करते हैं। जिसका काम क्या है कि जो उसका खाद्य संचार, जो भोजन का संचार करेगा, जल का संचार करेगा, जल को ग्रहण करेगा और उसमें जो छोटे छोटे कण होंगे उसको भोजन के रूप में अपने शरीर में रखेगा, उसका उपयोग पोषक तत्व के रूप में करेगा। बाकी जो होगा ऑस्कुलम नाम के छिद्र से बाहर कर देगा। देखिएगा, इस प्रकार का जो जीव होता है वो बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप का होता है। कैसा होता है? बेलनाकार आकृति का होता है। इसके शरीर में चारों ओर छिद्र भरा होता है। क्या भरा होता है? छिद्र भरा होता है, जिसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया कहा जाता है। एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कि ऑस्कुलम कहा जाता है, जो ऊपर में होता है। और बीच में एक सामान्यतः जो है कह सकते हैं आपकी खाली स्थान होता है, जहां से कि यहां से जल ग्रहण किया, जल ग्रहण करने के बाद कुछ भोजन जो है, जो पोषक तत्व वाले कण है, जो भोजन के कण है, वो अंदर अवशोषित हो गया। बाकी एक्स्ट्रा जल जो है यहां से बाहर निकल गया। किससे? ऑस्कुलम से। ऑस्कुलम से बाहर निकला, ऑस्ट्रिया से अंदर गया। इसमें जो है छिद्रयुक्त संरचना होता है, इसीलिए इसे छिद्रयुक्त प्राणी भी कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों की मदद से उनको पोषण प्राप्त होता है, जल का संचार होता है और खाद्य कणों को छानने में इससे मदद मिलती है। अगर हम इस जीव की बात करें, इस जीव को सामान्यतः जो है स्पॉन्ज कहा जाता है। इस पॉलीफेरा संघ के जो जीव हैं उसको सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। स्पंज, स्पंज को जैसे कि हम घर में बर्तन साफ करने वाला स्पंज यूज करते हैं या फिर बॉडी को वॉश करने वाला स्पंज यूज करते हैं, उसी तरह का स्पंज होता है। कहता है पॉलीफेरा को एक असममित या अरीय सममित बहुकोशिकीय जीव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो शब्द आए, असममित या अरीय सममित। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा एनिमल किंगडम का, तो उसमें हमने तीनों के बारे में बताया था, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, बायलैटरल सिमेट्रिकल हो या फिर आपका रेडियल सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं असममित के बारे में, अरीय सममित के बारे में। जो पॉलीफेरा संघ के जीव होते हैं वो असममित होते हैं। मतलब अगर हम इसके जीव को, किसी जीव को काटते हैं कहीं से, तो वो जो है किसी प्रकार से ढकेगा नहीं, सिमेट्रिकल नहीं होगा। जैसे हमारा हाथ दूसरे हाथ को ढक देता है, ये क्या है? सिमेट्रिकल है, तो इसका सिमेट्रिकल नहीं होगा। या फिर रेडियली सिमेट्रिकल होगा, जैसे सर्कुलर मैनर में अगर इसको हम कट करते हैं तो रेडियली जो है वो सिमेट्रिकल होगा। इसीलिए कहा कि पॉलीफेरा संघ के जो जीव है वो असममित होते हैं या फिर अरीय सममित बहुकोशिकीय जीव के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीफेरा संघ के जो जीव हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीफेरा फाइलम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम पॉलीफेरा। पॉलीफेरा संघ के कुछ सामान्य विशेषताएं जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक कवर होता है। अब आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ग्रुप डी और बीपीएससी में अंतर क्या है। तो सभी वर्गों के लिए ये क्लास है, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हमारा क्लास होता है। ठीक है, तो आप देखें, क्योंकि व्यूज जो है जिस अकॉर्डिंग कंटेंट में दे रहा हूं उस अकॉर्डिंग जो है व्यूज नहीं मिल पा रहे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो अचड़ा कचड़ा है मार्केट में उसको छोड़िए, जो आपको कंटेंट मिले, जहां भी आपको कंटेंट मिले वहां पर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम होता है और समय बहुत कीमती होता है। तो जो कम चीज हो
और वो कीमती भी हो तो उसको संचित रखा जाता है, उसको संचित किया जाता है या फिर उसका सदुपयोग किया जाता है, ना कि उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो समय के अभाव को समझिए, समय की विशेषता को समझिए। तो बात कर रहे थे हम कि जो पॉलीफेरा संघ है उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है कि बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन वास्तविक ऊतक और अंगों का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? वास्तविक ऊतकों और अंगों का क्या होता है? अभाव होता है। वास्तविक ऊतक कहने का मतलब है, अब यहां से समझिएगा, सेल होता है, कई सारे सेल मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी बनता है। ये एक सेक्शन होता है जो कि आप कह सकते हैं एनिमल किंगडम का स्टेज है। तो एनिमल किंगडम के स्टेज में यहां पर देखा सेल है, तो सेल तो है, बहुकोशिकीय है, बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन रियल टिश्यूज, जो सेल से बनने वाले टिश्यूज होते हैं, उसका अभाव होता है, ट्रू टिश्यूज का अभाव होता है। जब ट्रू टिश्यूज ही नहीं होगा, ऑर्गन बनेगा ही नहीं, है ना। और जब ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। इसीलिए देखिएगा किसमें कहा जाता है, किसमें पाचन तंत्र नहीं होता है, श्वसन तंत्र नहीं होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, ऐसे कुछ सिस्टम भी नहीं होता है। तो बहुकोशिकीय जीव तो है, लेकिन वास्तविक ऊतक और अंगों का क्या है? इसमें अभाव होता है। कहता है जल में प्रवाह के लिए अनेक छिद्र होते हैं, शरीर में जल के प्रवाह के लिए अनेक छिद्र होते हैं, मैंने बताया, जिसको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। अब इस छिद्र से जल गया और जल जो एक्स्ट्रा होगा, वो जो बाहर निकलेगा, उसको कहेंगे ऑस्कुलम। क्या कहेंगे? उसको ऑस्कुलम कहेंगे। मैं इमेज में भी दिखा दूंगा ऑस्कुलम क्या होता है, ऑस्टिया कहां होता है। उसके बाद कहता है वयस्क अवस्था में अगतिशील, या जिसको कि अचल कहते हैं, चलने फिरने वाला नहीं होता है। जैसे कि सामान्य जो है पौधे जैसे कि एक जगह पर चिपके रहते हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से पॉलीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, अगतिशील होते हैं, मतलब चल नहीं सकते हैं, अगतिशील है, अचल है। ये किसी न किसी सतह पर क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। कहता है इनका शरीर जो है वो कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। किससे ढका होता है? कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। किसका? पॉलीफेरा संघ के जो जीव हैं, बाहर से कठोर जो है, कठोर आवरण से ढका होगा, बाह्य कंकाल से ढका होगा। उस कंकाल में कांटे के समान कुछ संरचनाएं होती है। अब ये जो कांटे नुमा संरचना होती है, इसी को कहा जाता है स्पीकुल्स। क्या कहा जाता है? स्पीकुल्स कहा जाता है। याद रखिएगा, पॉलीफेरा संघ के जो जीव होते हैं, इसका जो बाह्य आवरण होता है वो बाह्य कंकाल मतलब कठोर संरचना से ढके होते हैं, और इसी कठोर संरचना के ऊपर जो है कांटेदार संरचना बनी होती है। इसी कांटेदार संरचना को क्या कहा जाता है? स्पीकुल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकुल्स कहा जाता है। और ये जो स्पीकुल्स होता है, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। ये स्पीकुल्स जो होते हैं, स्पीकुल्स जो होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, साथ ही साथ सिलिका के भी, या सिलिका के बने होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीफेरा संघ के जीव होते हैं उसका जो स्पीकुल्स है किससे बना होता है? याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका का बना होता है। अगला पॉइंट अगर आप देखिएगा तो कहता है पॉलीफेरा के जो जीव होते हैं सभी जलीय होते हैं। सभी कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। अब जलीय में बेसिकली जो है सारे के सारे समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश समुद्री होते हैं। याद रखना है, पॉलीफेरा संघ के जो जीव होते हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं। जलीय जीव तो है ही, लेकिन उसमें से अधिकांश जो है समुद्र में रहते हैं। बस एक परिवार को छोड़ दीजिए, एक परिवार जो है जिसको स्पॉन्जिलेड कहा जाता है, स्पॉन्जिलेड कहा जाता है, वो सिर्फ छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी जीव हैं पॉलीफेरा संघ के, वो सब के सब कहां होते हैं? समुद्र में होते हैं। बस स्पॉन्जिलेट जो है आपका कहां पे होगा? फ्रेश वाटर में होगा, मीठा जल में पनपता है या पैदा लेता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, बात करते हैं अगले
विशेषता के बारे में, अगले कैरेक्टर के बारे में कहता है अलैंगिक अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन दोनों प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर बात आ गई प्रजनन की, तो सबसे पहले प्रजनन को समझने के लिए हम कुछ इमेज के साथ चल लेते हैं। कुछ इमेज भी है हमारे पास, उस इमेज के साथ चल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए ऑस्टिया और ऑस्कुलम कहां पर है। ये पॉरीफेरा संघ का जो जीव है उसका एक क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब उसका एक काटा हुआ भाग है। इसको जब आप देखिएगा, ये जो छिद्र है, ये जो छिद्र देख रहे हैं आप, इस छिद्र को कहा जाता है ऑस्टिया, जो कि जल ग्रहण करने में मदद करता है। अब यहां पर जल ग्रहण कर दिया गया, अब यहां पे स्पंजोकोल बना हुआ है, स्पंजोकोल बना हुआ है। अब यहां से क्या हुआ, भोजन जो है, भोजन करना जो है वो क्या होगा, अवशोषित होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा जल होगा वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के लिए ये जो छिद्र बना हुआ है इसी को कहा जाता है ऑस्कुलम। क्या कहा गया इसको, ऑस्कुलम कहा गया। अब इसके प्रजनन वाले क्षेत्र पे चलते हैं हम, इसके जनन वाले क्षेत्र पे चलते हैं, देखते हैं इसका जनन कैसे होता है। तो दो तरह से जनन होता है, एक होता है आपका अलैंगिक जनन और एक होता है आपका लैंगिक जनन। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कि अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पोरीफेरा संघ का ये एक स्पोंज है, क्या है ये, स्पोंज है। पोरीफेरा संघ का एक जीव है जिसको स्पोंज कहते हैं, ये उदाहरण है। स्पोंज में देखिएगा यहां पर छोटे से बड निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, बड निकले हुए हैं। जैसे अड़हुल का पौधा होता है ना, देखिएगा जहां से जुड़ा हुआ तना निकलता है वहीं पर देखिएगा छोटे छोटे जड़ें निकलती है। उसी को तोड़ दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, क्या हुआ, नया पौधा निकल जाता है। कुछ दिन जल दिया, कुछ खाद दिया, क्या होता है, नया पौधा जन्म ले लेता है। उसी प्रकार से ये देखिएगा स्पॉन्ज जो होता है इसमें इस तरह का बड होता है। क्या है ये, बड है, BUD लिखा हुआ। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको बड कहते हैं। इस बड का यहां से टूट जाना और टूट के कहीं पर तैरते तैरते जाकर ये जमीन पर जब बैठ जाएगा तो ये क्या होगा, नया जीव बन जाएगा जिसको न्यू स्पॉन्ज कहेंगे। यही इस पौधे का संतान हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, संतान हो जाएगा। जब इस तरह से जनन होगा तो इसी को कह देगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब स्पॉन्ज जो होते हैं, जो स्पॉन्ज होते हैं, याद रखिएगा मोस्टली जो है उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी होता है। इसमें क्या होता है, स्पर्म सेल्स निकलता है और एग सेल्स निकलता है। क्या निकलता है, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। ये है आपका स्पर्म सेल और ये है आपका एग सेल। ये होता है आपका मेल, ये होता है आपका फीमेल। मेल और फीमेल सेल्स है, दोनों जब बना, इसी बनने के प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब एग सेल्स और स्पर्म सेल्स मिल गया तो क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन कहलाया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। इसी को कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं इसको, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण बनेगा, एम्ब्रायो अंग्रेजी में एम्ब्रायो कहते हैं। इस एम्ब्रायो के बाद जो है लार्वा बनता है। क्या बनता है, लार्वा बनता है। यही लार्वा जो है समुद्र में तैरता है, स्कैटर करता है, इधर से उधर इधर से उधर करता है। बाद में कहीं पर जमीन देखकर जो है, कहीं सतह देखकर ये चिपक जाता है, बैठ जाता है, जिससे कि नए स्पॉन्ज का जन्म होता है। इस प्रकार से जब स्पॉन्ज का, नए स्पॉन्ज का जन्म हुआ तो ये कहलाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब बड के थ्रू कर जन्म लिया इसी को कह दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया। अब इसी के सतह पर क्या होता है, छिद्र होता है ना, जिसको ऑस्टिया कहा जाता है। और ये जो है आपका ऑस्कुलम कहा जाता है, जिस ऑस्कुलम से क्या निकल रहा है आपका, स्पर्म सेल्स निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वापस से हम विशेषता पर आते हैं। विशेषता की बात कर रहे थे, देखिए क्या कहा, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन साथ ही साथ लैंगिक जनन दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। दोनों हमने इमेज में देख लिया।
कहता है फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर क्या होता है? तो देखिएगा कि बचपन में जो फिल्टर देखा होगा आपने, एक फिल्टर होता था जिसमें कैंडल लगा होता था। उस कैंडल का काम क्या था? ऊपर में कैंडल वाला लगा दिया, नीचे खाली वाला लगा दिया जिसमें नल रहता है ना। बहुतों ने देखा भी होगा, ऊपर में पानी डाला, उस कैंडल से जो है फिल्टर होके पानी नीचे गिर जाता है। इसमें भी क्या है, छोटे छोटे छिद्र है ना, जस्ट लाइक फिल्टर है। तो क्या किया, छोटे छोटे छिद्र जो है, ऑस्टिया जिसको कहते हैं, उससे जल गया। जल जाने के बाद वो अंदर में फिल्टर हुआ, भोजन निकला, और उसके बाद वापस स्पॉन्ज क्या कहते हैं, जो आपका ऊपर वाला छिद्र होता है उससे बाहर निकल जाता है ना, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फिल्टर फीडर कहा जाता है। फिल्टर फीडर है, याद रखिएगा। जो आपके पॉलीफेरा संघ के जीव होते हैं वो क्या होते हैं? फिल्टर फीडर होते हैं। मतलब पानी उनके शरीर के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन ले जाता है। पानी जो है, पानी के माध्यम से जो है, कह सकते हैं उनके शरीर में, जो पॉलीफेरा संघ के जीव है उनके शरीर में ऑक्सीजन और भोजन दोनों ही ले जाता है। कहता है वे स्थिर एवं गतिहीन होते हैं। मैंने बताया अचल होते हैं, स्थिर होते हैं, अचल होते हैं, तथा पौधों की तरह बढ़ते हैं। ये जंतु की तरह, जैसे हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, इस तरह से ये नहीं है। ये चल फिर नहीं सकते, ये गतिहीन होते हैं, ये अचल होते हैं और पौधों की तरह बढ़ते हैं। पौधों में जैसे मैंने बताया ना कि पौधा का टहनी तोड़ दीजिए, लगा दीजिए तो लग गया, उसी तरह से इसका भी बड टूटा, लग गया तो लग गया, है ना। कहता है शरीर का आकार जो होता है फूलदान के जैसा, फूल रखने वाला फूलदान जो होता है ना, उसके जैसा असममित होता है, त्रिज्यीय सममित होता है, इस तरह का बेलनाकार होता है। फूलदान या बेलनाकार टाइप का होगा, असममित होगा, त्रिज्यीय सममित होगा, मतलब रेडियली सिमेट्रिकल होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। शरीर का आंतरिक भाग या तो खोखला होता है, मैंने बताया था, या तो खोखला होगा या कोआनोसाइट्स से युक्त असंख्य नलिकाओं से भरा होगा। शरीर का अंदर का जो भाग होगा या तो खोखला होगा, खाली होगा, कुछ नहीं होगा, या फिर कोआनोसाइट्स जैसी असंख्य नलिकाओं से भरा होता है। स्पंज के शरीर के आंतरिक भागों में स्पोंगोसिल कहते हैं। याद रखिएगा, जो स्पंज है, स्पंज के शरीर का जो आंतरिक भाग होता है इसको स्पोंगोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोंगोसिल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, स्पंज के शरीर का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो स्पोंगोसिल कहलाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखिएगा, मुख अनुपस्थित है। मैंने बताया अंग नहीं होगा, स्पेशल खाने के लिए कोई अंग नहीं है, विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए विशेष अंग मौजूद नहीं रहता है। पाचन तंत्र नहीं होगा, पाचन जो होगा अंतःकोशिकीय, मतलब पाचन तंत्र नहीं। जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन हमने किया, भोजन पेट में गया, एब्डोमेन में गया, पाचन हुआ, कुछ रस मिला, फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो डोडोनम से नीचे गया, फिर वो बड़ी आंत छोटी आंत से होते हुए फिर बाहर निकलेगा, है ना। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, अंतःकोशिकीय होगा। वो जो भोजन लिया वो कोशिका के पास जाएगा, वो उसका पाचन कर लेगा। इसी को अंतःकोशिकीय पाचन कहा जाता है। कहता है उत्सर्जन नहीं होगा, श्वसन अंग नहीं होगा। उत्सर्जन और श्वसन अंग प्रॉपर इसमें नहीं होता है। कहता है प्रजनन जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से होता है। अभी जस्ट मैंने बताया प्रजनन जो है दोनों प्रकार से कर सकता है, लैंगिक भी कर सकता है और अलैंगिक प्रजनन भी कर सकता है। बर्ड के थ्रू भी कर सकता है, स्पर्म और एग के थ्रू भी प्रजनन कर सकता है। ये दोनों प्रकार से प्रजनन कर सकता है। कहता है अलैंगिक प्रजनन जब होगा तो वो बर्ड्स के फॉर्म में होगा, वो जो बर्ड बताया था, या जेजुलम के द्वारा होगा, जेम्यूलस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जेम्यूलस के द्वारा होगा। तो याद रखिएगा, अलैंगिक प्रजनन जब होगा तो किसके थ्रू होगा? कलिकाओं, मतलब जो बर्ड्स टूटेगा, या फिर जेम्यूलस के द्वारा होगा। इस याद रखना है, स्पंज में पुनर्जनन का उच्च शक्ति होता है। अब ये पुनर्जनन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है? जैसे छिपकली का पूंछ काट दीजिए, पूंछ काटने के बाद क्या होता है? वापस से वहां से पूंछ ग्रो करने लगता है, इसी को कहते हैं पुनर्जनन। तो इस जीव में जो स्पंज होता है उसमें पुनर्जनन का जो है
वो विशेषता होता है, ये पुनर्जनन की बहुत उच्च शक्ति रखता है, वह तुरंत ही पुनर्जनन करके उस अंग को पा लेता है। कहता है लैंगिक प्रजनन अंडाणु और शुक्राणुओं के माध्यम से होता है। जस्ट मैंने दिखाया था, लैंगिक प्रजनन जब करेगा तो उसके लिए अंडाणु, ओवरी भी, ओवम भी होगा, एग सेल्स भी होगा और स्पर्म सेल्स भी होगा। कहता है सभी स्पंज जो हैं वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी, मतलब एक ही जीव है, एक ही जीव है और उसमें ही दोनों लिंग है, पुरुष भी है और स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, कहता है सरल और जटिल रूपों के कारण स्पॉन्जों का संगठन 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो एस्कोन प्रकार, साइकोन प्रकार और ल्यूकोनॉइड प्रकार। याद रखिएगा, सरल और जटिल रूपों में, सरल और जटिल रूपों के कारण जो है स्पॉन्ज का जो संगठन होता है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एस्कोन प्रकार, दूसरा है आपका साइकोन प्रकार, तीसरा है आपका ल्यूकोनॉइड प्रकार। कौन कौन सा है, स्कोन प्रकार, ल्यूकोनॉइड प्रकार और साइकोन प्रकार। ये 3 प्रकार से बांटा जाता है। इसका उदाहरण क्या क्या है देख लीजिएगा, उदाहरण याद रखिएगा। क्लेथ्रीना है, क्लेथ्रीना, साइकोन, ग्रांटिया, यूप्टेक्लेटा, कटेला, यूप्टेक्टेला, हाइलोनेमा, ऑस्करेला, प्लाकिना, थेनिया, क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिया, क्लेडोरिजा, स्पॉन्जिला, यूस्पोन्डिया, ये सब क्या है, पॉरीफेरा संघ के जो जीव हैं उसका कुछ एग्जाम्पल है। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये उदाहरण पूछे जाते हैं ग्रांटिया किस संघ से बिलोंग करता है या फिर स्पॉन्जिला जो है वो किस संघ से बिलोंग करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका इमेज देख लीजिए आप, ये इमेज है कुछ पॉरीफेरा संघ के जो जीव हैं उसका इमेज देख लीजिए। यहां पर देखिएगा, ये आपका साइकन है, साइकन है जिसमें जल जाने के लिए ऑस्टिया है, ऑस्कुलम है, ये आपका अलग है। हाइलोनेमा जो है वो अलग है, यूप्टेक्लेटा जो है वो अलग है आपका। ये जो है अलग अलग प्रकार के जो है आपका क्या है, पॉरीफेरा संघ के जीव है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसके जनन के बारे में, इसका विशेषता के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाते चलिए, मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट करते चलिए। मैं आपको कोशिश करवाऊंगा कि आपको याद करवा दूं, ताकि आपके परीक्षा में इससे आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आप किसी भी वर्ग के हो, आप कोई भी हो, आप पढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। तब तक इस वीडियो को इसी उम्मीद से देखिए कि आगे आने वाले समय में आपके परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।